डी फॉर डिसिप्लिन इक्वल्स टू डी फॉर डंडा, मतलब पिटाई विटाई तो ये दिनचर्या का हिस्सा होती थी। उसको लगता है जब मैं बैठूंगा तब मुझे लेक्चर दिया जाएगा, मैं अपनी कोई बात बताऊंगा मुझे ज्ञान दिया जाएगा। आपने एक रिसेंटली एक बुक लिखी है, द पेरेंट वी बिकम। तो मुझे लगता है शायद 5 लाइफ स्किल्स मैं कहना चाहूंगी ये बहुत जरूरी है। मैम बच्चा स्क्रीन नहीं छोड़ता, मैम बच्चा सुनता नहीं है, मैम बच्चा पहले तो पढ़ने में बहुत अच्छा था लेकिन आजकल बिल्कुल दिल हट गया है। लेकिन हम पेरेंट्स को ये सब करने के लिए किस तरह से टूल्स दे रहे हैं, क्या हम किसी तरह की कोई मदद कर पा रहे हैं? Welcome to Jute for Life Social. नमस्कार दोस्तों, कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ एक पेरेंट भी पैदा होता है। पेरेंट दुनिया की एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसकी ना तो कोई डिग्री मिलती है ना ही मैनुअल दिया जाता है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने 30 वर्ष बच्चों को एजुकेट किया, लेकिन आज उनका मिशन है पेरेंट्स को एजुकेट करना। न सिर्फ एक सक्सेसफुल बच्चा बल्कि एक इमोशनली स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और एक रिस्पॉन्सिबल पर्सनालिटी को डेवलप कर पाए। मेरे साथ हैं डॉक्टर सोनिया वर्धन जी, जो कि न सिर्फ एक सर्टिफाइड पेरेंटिंग कोच है बल्कि है एक NLP प्रैक्टिशनर, फॉर्मर प्रिंसिपल, ऑथर और एक एजुकेटर भी। द पेरेंट वी बिकम की ऑथर, जिनसे आज हम ये सवालों पे चर्चा करेंगे जो शायद हर माँ बाप के मन में होता है लेकिन उसका जवाब गूगल में भी नहीं मिलता। हम आजकल बच्चों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं या ओवर प्रोटेक्ट, हम उनको क्या दे रहे हैं, प्रेशर या प्यार, ये हमारी समझ से परे है। तो इसी विषय पे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है सोनिया जी, जूट फॉर लाइफ सोशल के पॉडकास्ट पे। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। जी, आपकी पेरेंटिंग कोचिंग के बारे में बात करूं उससे पहले जानना चाहूंगी, जूट फॉर लाइफ सोशल का इनिशिएटिव आप देखती हैं, हर घर जूट का मिशन हमारा देख रही हैं, तो कैसा लगता है आपको? अंजलि जी, सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी इस चीज के लिए, जिस खूबसूरती से आप ये मिशन चला रही हैं। मैं कहूंगी एक तरह से आप एनवायरनमेंट को बचा भी रही हैं, उसके साथ साथ आप हमारी संस्कृति से हमको वापस जोड़ रही हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने जो आपके रील्स या आपके और भी जो चीजें देखी, जो वीडियोस देखे हैं, उसमें मैंने देखा कि आप महिलाओं का सशक्तिकरण कर रही हैं, जो कि एक बहुत ही पुण्य का काम है मैं कहूँगी। तो मैं आपको काफी अच्छे से फॉलो करती हूँ, देखती हूँ और अप्रिशिएट भी करती हूँ। जी, थैंक यू सो मच सोनिया जी। तो आपकी बात पर चलते हैं। तो आपने 30 साल बच्चों को एजुकेट किया, तो ऐसा कौन सा मोमेंट था जब आपको लगा कि नहीं, मुझे पेरेंट्स को कोचिंग देने की ज्यादा जरूरत है बजाय बच्चों के? ऐसा रहा कि मैंने, जैसा कि आपने कहा कि मैं 30 साल से इसी फील्ड में हूँ, तो मैंने अपना करियर 1994 में एज अ टीचर स्टार्ट किया था और फिर धीरे धीरे कोऑर्डिनेटर और प्रिंसिपल वाली पोस्ट पे आई। इस पूरे दौरान मैं बहुत सारे बच्चों से, पेरेंट्स से और टीचर्स के साथ जुड़ी रही। तो 2 चीजें ऐसी थी जिसने मुझे मजबूर किया कि अब मैं प्रिंसिपलशिप छोड़कर पेरेंट्स पर थोड़ा सा ध्यान दूं। पहला ये कि मैंने महसूस किया कि हमारा सारा फोकस बच्चों के एकेडमिक्स पर होता है, कितने नंबर आए, कितने मार्क्स आए, किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ाई की उसने, लेकिन कोई उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस या मेंटल हेल्थ के बारे में ज्यादा बात नहीं करता। हम चाहते हैं हम अपने बच्चों को कॉन्फिडेंट बनाएं, रिस्पॉन्सिबल बनाएं, आगे आने वाले फ्यूचर के लिए तैयार करें। लेकिन हम पेरेंट्स को ये सब करने के लिए किस तरह से टूल्स दे रहे हैं, क्या हम किसी तरह की कोई मदद कर पा रहे हैं? नहीं। वहीं से बस कहिए कि इस शेपिंग विजनरीज की सोच आई और मैंने ये डिसाइड किया कि अब मुझे पेरेंट्स को सशक्त करना है। जब भी मैं मीटिंग्स में बैठती थी एज अ प्रिंसिपल, पेरेंट्स मेरे पास आते थे, उनकी एक ही परेशानी, मैम बच्चा स्क्रीन नहीं छोड़ता, मैम बच्चा सुनता नहीं है, मैम बच्चा पहले तो पढ़ने में बहुत अच्छा था लेकिन आजकल बिल्कुल दिल हट गया है। एज अ प्रिंसिपल मैं उस तरह से मदद नहीं कर पाती थी क्योंकि मेरे पास समय का अभाव था। लेकिन फिर मैंने रियलाइज किया शायद यही मैं करना चाहती हूँ। मैं बच्चों को अगर हमें तैयार करना है आगे आने वाले भविष्य के लिए, तो सबसे पहले हमें पेरेंट्स पर काम करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम जब सिर्फ बच्चे पर काम करते हैं तो चेंज सीमित है, लेकिन जब हम पूरे इकोसिस्टम पर काम करते हैं, यानी पेरेंट्स को देते हैं पेरेंटिंग के टूल्स, बच्चों को देते हैं लाइफ स्किल्स और टीचर्स को ये बताते हैं कि वो बच्चों को किस तरह और बेहतर तरह से समझ सकें, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है। तो बस वहीं से मैंने सोचा कि मुझे शायद पेरेंट्स को ही
फोकस करना है अब। तो 30 साल की जर्नी में क्या फर्क आपको दिखता है पहले के पेरेंट्स और आज के पेरेंट्स में? एक जो सबसे बड़ा फर्क मैं देख रही हूँ वो ये कि पहले की पेरेंटिंग अथॉरिटी बेस्ड थी, लेकिन आज के पेरेंट्स जो है वो रिलेशनशिप बेस्ड पेरेंटिंग की तरफ मूव कर रहे हैं। कहने का मतलब ये कि जब अगर आप याद करिए हम लोग छोटे थे तो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता था। डी फॉर डिसिप्लिन इक्वल्स टू डी फॉर डंडा, मतलब पिटाई विटाई तो ये दिनचर्या का हिस्सा होती थी। उसके अलावा बोलने की ज्यादा हमें इजाजत नहीं होती थी। पेरेंट्स बोलते थे, हम सुनते थे। बच्चों की फीलिंग्स के ऊपर ज्यादा काम नहीं किया जाता था, और आप कह सकती हैं कि एक तरफ से ही कम्युनिकेशन चलता था। बस पेरेंट बोलता था, जो कहा वो सुनना है। लेकिन आज का पेरेंट समझता है कि बच्चों की और ज़रूरतों के हिसाब से इमोशनल नीड भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। तो आज का पेरेंट जब आता है तो वो सवाल पूछता है, मैम मेरा बच्चा ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, मैम क्या करूं मैं कि मैं अपने बच्चे को डिसिप्लिन कर पाऊं लेकिन बिना मारे और बिना डांटे, कैसे बाउंड्रीज सेट करूं, या क्यों मेरा बच्चा आज मुझसे बात नहीं करता। तो ये सारे सवाल जो है मैं कहूंगी एक बहुत फर्क आया है और बहुत ही पॉजिटिव फर्क आया है। आजकल मैम देख रहे हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा सब कुछ देना चाहते हैं, ओवर प्रोटेक्टिव हैं, प्यार तो बेशुमार है, जो बच्चे ने कहा वो इच्छा पूरी हो जाती है, बट स्टिल कहीं ना कहीं इमोशनल डिस्टेंसेस जो है काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। बच्चों में वो लगाव नहीं रहा माँ बाप के प्रति रिलेशनशिप्स में, तो क्या वजह है इसकी? देखिए, मेरा ये मानना है कि सब कुछ दे देना और इमोशनल कनेक्ट दोनों बिल्कुल ही अलग चीज़ें हैं। आप जब बच्चे को हर सुविधा प्रदान कर रहे हैं तो आप उसको आने वाले समय के लिए कैसे तैयार कर रहे हैं, आप बच्चे को भविष्य के लिए कैसे तैयार कर रहे हैं। हमारा सारा फोकस बच्चों को सक्सेसफुल बनाने में है, लेकिन वो बच्चा फेल्योर कैसे फेस करेगा उसके लिए पेरेंट्स तैयार नहीं कर पा रहे हैं। जहाँ तक बात आपने कही इमोशनल लगाव की, देखिए होता क्या है, बच्चे को हर वक्त पेरेंट साथ नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा समय पेरेंट का तो बच्चे को चाहिए, और वो समय जो है वो उसे अनडिवाइडेड अटेंशन चाहिए। आप दिन का 15 से 20 मिनट दें, इतना समय तो हर पेरेंट निकाल सकता है। बस 15 से 20 मिनट जब आप बच्चे के साथ बैठ रहे हैं तो आप सिर्फ बच्चे के होने चाहिए। आप उससे आई कांटेक्ट बनाइए, आप जब वो कुछ कह रहा है उसकी पूरी बात सुनिए, बिना बीच में टोके, बिना बीच में सल्यूशन दिए, बिना बीच में लेक्चर दिए। होता क्या है कि जब बच्चा धीरे धीरे यही टोका टाकी सुनने लगता है तो वो धीरे धीरे अपनी शेल में चला जाता है। फिर वो ना आपके साथ बैठना चाहता है, उसको लगता है जब मैं बैठूंगा तब मुझे लेक्चर दिया जाएगा, मैं अपनी कोई बात बताऊंगा मुझे ज्ञान दिया जाएगा। तो जाहिर है बच्चे धीरे धीरे फिर दूर होने लगते हैं, और जब आप दूर हो रहे हैं तो जाहिर है वो प्यार, वो इमोशनल कनेक्ट वो तो वीक होगा ही। तो बच्चों को टोकने से पहले उनसे कनेक्शन बनाइए। मैं हमेशा कहती हूँ, कनेक्ट बिफोर यू करेक्ट योर चाइल्ड। Okay. आज जंतर मंतर पे जेनजीज ने बहुत बवाल किया, कुछ मुद्दे अच्छे भी थे, लेकिन एक चीज़ बहुत ज़्यादा सामने आई, उनका गाली गलौज करना, एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करना, प्राइम मिनिस्टर के लिए यूज़ करना, बड़े लोगों के लिए। ये क्या था मैम? मतलब क्या ये भेड़ चाल थी? वो अपने आप को आगे रखने के लिए दिखा रहे थे, ऐसा कर रहे थे, या कहीं ना कहीं आप इसमें परवरिश का कुछ फॉल्ट मानेंगी? देखिए, ये एक मिली जुली सी चीज़ थी। कहने का मतलब ये कि पहले तो मैं इसकी घोर निंदा करना चाहूँगी, जिस तरह से इन बच्चों ने जो कुछ भी वहाँ पर किया ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं था। आपका गुस्सा था, आपका रोष था, तरीका होता है दिखाने का हर चीज़ को, जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं थी। दूसरी चीज़, जब हमें जो उम्र होती है बच्चों की जिस पे हम उसे सिखाते हैं, उसमें वैल्यूज देते हैं, उनको गुण उनमें डालते हैं, उस उम्र में तो हम बच्चों को छोड़ देते हैं कि बेटा ये लो स्क्रीन, तुम बैठो, हमको हमारी जिंदगी जीने दो। और जब बच्चा आपको टीवी पे दिखाई देता है कि मेरा बच्चा ये सब कर रहा है, तब पेरेंट्स को लगता है झटका। वीडियोस आए थे पेरेंट्स मार रहे हैं बच्चों को कि यही करने में, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे कि मेरा बच्चा, क्योंकि हर पेरेंट सोचता है कि मेरा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन हैं तो बच्चे ही, हैं तो गुमराह।
ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा कैरेक्टर का मैं कहती हूँ गलत है, लेकिन कहीं तो परवरिश में जरूर कोई कमी रह गई है। मैं पेरेंट्स को ब्लेम नहीं करना चाहती, लेकिन हम माने या ना माने, लेकिन ये तो फैक्ट है कि कहीं ना कहीं हम इसमें परवरिश का दोष मानेंगे। तो आपको क्या लगता है कि पेरेंट्स की ऐसी कौन सी कमी है जो खुद पेरेंट्स को दिखाई नहीं देती? मेरे ख्याल से पेरेंट्स जो हैं वो ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को बचा करके हम उनकी बहुत मदद कर रहे हैं। आज हमने अपने बच्चों को एक बबल के अंदर पाल रहे हैं, उसे कुछ होना, वो गिरा उसे तुरंत उठा लिया, वो किसी मुश्किल में फंसा नहीं कि हमने तुरंत जाकर उसको प्रोटेक्ट किया। हम हर जगह बच्चे को रेस्क्यू करने के लिए पहुंच जाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। सिया केस में देखिए, उसने शायद पुलिस वालों को जेल से निकलने के बाद उंगली दिखाई थी, तो उसके फादर इतना सब होने के बाद भी वो उसे बचा रहे थे कि उसकी उंगली में चोट है, वो चोट दिखा रही थी। अब आप देख लीजिए, तो ये कहीं ना कहीं तो असर करेगा ही। जब बच्चा ऐसी स्थिति में आ जाता है, उस टाइम तक पेरेंट्स से चीजें हाथ से निकल चुकी होती हैं, उस समय पेरेंट कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब समय रहते आप अगर उस पर कुछ काम कर पाए, इसीलिए आज शायद जितनी पेरेंटिंग वर्कशॉप्स की और अवेयरनेस की जरूरत है, शायद पहले तो ये पहले कभी सुना ही नहीं था कि ये भी कुछ होता है। लेकिन जिस तरह से जरूरतें बदल रही हैं, उसी लिए इन चीजों की जरूरत पड़ रही है। तो आप बच्चे जो पढ़ते हैं, तो क्या अच्छे मार्क्स जो लाए उसी से उनका इंटेलिजेंस काउंट होना चाहिए, या इसका कोई और मापदंड भी होता है? देखिए, मैं कहूँगी पढ़ाई या मार्क्स बच्चे की पहचान नहीं हो सकती। हाँ, उसका मैं ये कह सकती हूँ कि भाई पढ़ाई एक तरह का एक मापदंड आप ले सकते हैं कि ठीक है ये एकेडमिकली कैसा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो बच्चा एकेडमिकली बहुत अच्छा हो वो अपना जीवन भी सक्सेसफुली निकाल ले। आप देखेंगे ज्यादातर बच्चे सक्सेसफुल आगे चल के वो होते हैं जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, 60-70 वाले। क्यों? सोचिए क्या रीजन है उसका। उसका कारण ही यही है क्योंकि वो बच्चा ऑलराउंडर रहा है, ना कि किताबी कीड़ा। तो जिंदगी में और भी बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी वैल्यूज डालने की जरूरत है, और मैं कहूंगी बच्चों में एकेडमिक्स से ज्यादा लाइफ स्किल्स की जरूरत है। अगर हमें बच्चे को आने वाले फ्यूचर के लिए तैयार करना है, जो फ्यूचर हमें पता ही नहीं क्या होगा, जितनी तेजी से दुनिया बदल रही है, तो मुझे लगता है शायद 5 लाइफ स्किल्स मैं कहना चाहूंगी ये बहुत जरूरी है। पहली, इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस से यहाँ मेरा मतलब है कि बच्चा अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को समझे, उन्हें नाम दे पाए, उन्हें सही तरह से व्यक्त कर पाए और दूसरे के इमोशंस को भी समझ पाए। दूसरी चीज मैं कहूंगी रिजिलियंस, गिर के उठने की ताकत। आपसे गलती हुई, आपने उससे कुछ सीखा और आप फिर आगे चल पड़े। तीसरी मैं कहूंगी अडेप्टेबिलिटी, जो बदलाव के साथ नहीं बदलेगा वो डायनासोर बन जाएगा। तो जिन बच्चों को हम चाहते हैं कि आगे चल के सक्सेसफुल हों, तो उन्हें चेंज एक्सेप्ट करना और उसके साथ अपने में बदलाव लाने की जरूरत है। चौथी बात मैं करूंगी क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी में यहाँ आर्ट एंड क्राफ्ट या म्यूजिक की बात नहीं कर रही। क्रिएटिविटी से मेरा मतलब है अलग सोच, नए आइडियाज लाना, किसी भी प्रॉब्लम को नए एंगल से देखना। और 5वीं चीज है प्रॉब्लम सॉल्विंग। बच्चों को रेस्क्यू मत करिए हर जगह, हम सारी उम्र उनके साथ नहीं रहने वाले हैं। बच्चों को इस काबिल बनाइए कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर सकें। मैम, आजकल हम लोग बच्चों को इंडिपेंडेंट तो बनाना चाहते हैं, सबसे कहते भी हैं हमने बच्चों को छोड़ रखा है, लेकिन उनके हर डिसीजन में हम इंटरफेयर भी करते हैं। तो इतना कॉन्ट्रडिक्शन को हम लोग कैसे सही करेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं कहूंगी बच्चों पर भरोसा करना जरूरी है। विश्वास तो करिए कि वो कर लेगा। उसको एज अप्रोप्रिएट, उसकी उम्र के हिसाब से आप रिस्क लेने दीजिए। हर जगह वही बात है ना कि हर जगह रेस्क्यू करने की जरूरत नहीं है। अगर हम नहीं छोड़ेंगे, विश्वास नहीं करेंगे उन पर, तो वो कैसे सीखेंगे? तो इसको खत्म करने के लिए उन पे भरोसा करना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। आजकल टीनेज, क्योंकि पेरेंटिंग मेरे ख्याल से टीनेज के लिए, पेरेंट्स के लिए ही ज्यादा होती सबसे ट्रिकी है। तो बहुत सा देखा गया है कि पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों के फोन सीक्रेटली चेक करते हैं। तो क्या ये सही होता है मैम, या उनकी कहीं ना कहीं प्राइवेसी का वायलेशन हम कर रहे हैं? देखिए, जब भी मुझसे पेरेंट्स से सवाल पूछते हैं कि मैम क्या हमें अपने बच्चों का फोन चेक करना चाहिए या नहीं, तो 2 बातें हैं। अगर बच्चा आपका छोटा है
जब तक उसे समझ नहीं है सोशल मीडिया की, आइडिया नहीं है वो क्या देख रहा है, तो उस वक्त तो फोन की मॉनिटरिंग या क्या देख रहा है बहुत जरूरी है। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो गया, एक टीनेजर हो गया है, वो समझता है, वो जानता है, लेकिन फिर भी आपको उसकी प्राइवेसी मेंटेन करते हुए सबसे पहले उस कनेक्शन को देखिए। मतलब मेरा एक छोटा सा सवाल है, आप किसी बच्चे के हाथ में चाकू देते हैं जब तक आप श्योर ना हो जाए कि ये इस्तेमाल करना जान गया है? नहीं। मोबाइल भी बस ऐसा ही है। तो जब हम समझते हैं कि अब मेरा बच्चा यूज कर सकता है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कभी जेन्युइन कारणों से कि नहीं मुझे ये मोबाइल चेक करने की जरूरत है, मुझे लगता है मेरा बच्चा कहीं भटक रहा है, तो आप उसे जरूर चेक करिए, लेकिन सीक्रेटली नहीं। आप बच्चे से कह सकते हैं कि बेटा मोबाइल तुम्हारी प्राइवेसी है, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन तुम्हारी सेफ्टी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए जब जरूरत पड़ी हम फोन चेक कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि ये जो फोन चेकिंग है, ये ऐसा नहीं लगता बच्चे को कि आप उसका सीक्रेटली फोन चेक कर रहे हैं, उसे पता है कि ये मेरी सेफ्टी के लिए किया जा रहा है। तो आपके रिलेशनशिप्स में कहीं कोई दरार नहीं आती। अगर टीनेज में अक्सर देखा गया बच्चे चुप हो जाते हैं, बात करना कम कर देते हैं, तो क्या ये नॉर्मल बिहेवियर है या इसमें कोई राज है? देखिए ऐसा है, सिर्फ चुप रहना ही नहीं, इस टीनेज में बहुत सारे बदलाव देखने में मिलते हैं। बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, कुछ बच्चे जो है अपने को विड्रॉ कर लेते हैं, कुछ बच्चों में गुस्सा बहुत दिखाई देता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, सीक्रेट रखना चीजों को शुरू कर देते हैं। तो ये इस उम्र की चीजें हैं, क्योंकि इस उम्र में इतना अंदर हार्मोनल चेंज हो रहा होता है कि बच्चा उसे हैंडल नहीं कर पा रहा होता। दूसरी चीज, इस उम्र में बच्चा अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा होता है, इसलिए भी वो ऐसी चीजें करता है। और तीसरा, इस उम्र तक आते आते वो आपको अपने से बराबर समझने लगता है, कॉम्पिटिटर वो अपने आप को समझने लगता है। तो इसमें समझना ये जरूरी है कि बच्चा आपको चुप रह के परेशान नहीं कर रहा, वो खुद अंदर से परेशान है। उसके अंदर इतने इमोशनल चेंजेस हो रहे हैं, इतने हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं कि वो अंदर से आवाज उसकी अगर हम सुन पाए तो हम यही सुनेंगे कि माँ मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे अंदर बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता मैं कैसे बताऊं। तो हमें बच्चों की इस फीलिंग को समझते हुए, उसके उस बिहेवियर को मुश्किल ना समझकर उसको एक मैसेज समझें। ये ना सोचें कि मैं ये बिहेवियर कैसे रोकूं। हमें ये समझने की जरूरत है कि इस बिहेवियर से मेरा बच्चा मुझसे क्या कहना चाह रहा है। ये एक भाषा है उनकी, क्योंकि इस उम्र में बच्चों का जो प्री फ्रंटल लोब होता है ब्रेन का, वो डेवलप नहीं होता, और ये हिस्सा ब्रेन का इम्पल्स कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब बच्चों में इमोशंस तो आ गए, लेकिन उन इमोशन को मैं कंट्रोल कैसे करूं वो अभी बच्चा नहीं सीख पाया है। टीनेज एक जानने वाली का ही किस्सा है। तो उनकी बेटी टीनेज है और 14-15 साल की हो रही है, लेकिन वो अपने फादर से एकदम डिटैच हो रही है। मतलब उनका पास जाना, उनका टच करना तो उसको पसंद नहीं आता। उन्होंने मुझसे कंसल्ट किया था, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं था इसका। तो ये एक कैसा बिहेवियर है? नहीं, ये नॉर्मल तो नहीं कहूंगी मैं, लेकिन किसी भी चीज पर टिप्पणी करने से पहले मुझे उसकी पूरी हिस्ट्री जाननी जरूरी है कि भाई क्या रहा, कुछ ना कुछ जरूर पास्ट में रहा है जिसकी वजह से बच्चा इस तरह से बिहेव कर रहा है, क्योंकि ये बिहेवियर नॉर्मल नहीं है। ये नहीं है नॉर्मल, तो उन्हें कंसल्ट करना चाहिए कहीं पर। जरूर। जी। टीनेज की बात हो रही है, तो टीनेज रिलेशनशिप और क्रश आजकल 6-7 बच्चों में बड़ा कॉमन हो गया है। तो अगर पेरेंट्स को पता चले तो डांटना एक जरिया है या कोई और तरीका अपनाया जाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि बहुत बड़ा रिएक्शन देने की जरूरत नहीं। फिर वही बात है घूम फिर के कि अगर आपसे बच्चे ने कभी आपको बता दिया कि मुझे ऐसी फीलिंग हो रही है, या आपको पता चल गया और आपने उसे डांटा, तो पहली चीज तो ये कि वो और अलर्ट हो जाएगा। आपने उसे सिखा दिया कि मुझे पता नहीं चलना चाहिए, मुझे इस तरह से पता चला है, तो ये तरीका भी आपके लिए बंद हो गया। दूसरा, ये एक नॉर्मल चीज है
अगर बच्चे में ये सब चीजें नहीं हो रही हैं तो परेशानी की बात है, मैं कहूंगी। और अगर ये सब चीजें हो रही है तो ये बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनमें एडोलेसेंस है, फिजिकल चेंजेस आते हैं, अंदर की फीलिंग्स अलग होती हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो इस तरह के क्रशेस जो हैं इनको इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन बच्चों को सही एजुकेशन देना इस चीज पर जरूरी है। आपने एक रिसेंटली एक बुक लिखी है, द पेरेंट वी बिकम। क्या थी उसके पीछे की सोच और क्या मैसेज देना चाह रही हैं आप पेरेंट्स को? द पेरेंट वी बिकम जो है वो मेरे बहुत ही पर्सनल और प्रोफेशनल जर्नी से निकली है। मैं कहूँगी मेरे सालों के एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन का परिणाम है वो। जब भी हम पेरेंटिंग की बात करते हैं तो सबसे पहला फोकस हमारा बच्चों पर आता है। बच्चे को क्या सिखाना है, बच्चे के मार्क्स कैसे इम्प्रूव करने हैं, बच्चे को रिस्पॉन्सिबल कैसे बनाना है, कॉन्फिडेंट कैसे बनाना है। लेकिन यहाँ मैंने एक अलग सवाल पूछा है। मैंने ये पूछा है कि इस पूरी जर्नी में, इस पूरी पेरेंटिंग जर्नी में हम पेरेंट के रूप में क्या सीख रहे हैं। यहाँ मैंने सिर्फ पेरेंटिंग के बारे में नहीं बल्कि सेल्फ रिफ्लेक्शन पे भी बात की है। हम कैसे रिएक्ट करते हैं, हम अपने बचपन की कौन कौन सी बातें अपने बच्चों पर डालते हैं, हम कौन सी एक्सपेक्टेशंस बच्चों से रखते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या हम वो रिश्ता, वो कनेक्शन अपने बच्चों से बना रहे हैं जिसकी उम्मीद कभी हमने अपने पेरेंट्स से की थी। तो यहाँ पर बात सिर्फ पेरेंटिंग की नहीं बल्कि सेल्फ रिफ्लेक्शन की है। हम पेरेंटिंग करते करते कैसे पेरेंट बन रहे हैं, क्या हमें कोई डेवलपमेंट हो रहा है, क्या हम उससे कुछ सीख रहे हैं। इसीलिए मेरी किताब का नाम भी है द पेरेंट वी बिकम। वेरी नाइस। आजकल बच्चों की परवरिश में ग्रैंड पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल है, एक्सटेंडेड फैमिली का भी बहुत रोल है। तो क्या एडवाइस आप देना चाहते हो ऐसे ग्रैंड पेरेंट्स को? मैं कहूँगी कि बहुत वैल्यूएबल है ये चीज़ अगर ग्रैंड पेरेंट्स साथ रह रहे हैं, क्योंकि उनसे बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं। और जिन घरों में मैं कहूँगी कि न्यूक्लियर फैमिलीज हैं वहाँ पर वो इससे वंचित हैं। लेकिन कई बार प्रॉब्लम तब आती है जब ग्रैंड पेरेंट्स का रोल अदा करने लगते हैं। कई बार वहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, क्योंकि होता क्या है कि ग्रैंड पेरेंट्स में लाड़ प्यार ज्यादा होता है। ठीक है, तो पेरेंट मान लीजिए कोई बाउंड्री सेट करना चाहता है और ग्रैंड पेरेंट उसको इग्नोर करता है। मान लीजिए बच्चा मोबाइल खेल रहा है, माँ ने कहा कि बेटा टाइम हो गया, मोबाइल बंद करो। अब दादी ने कहा कोई बात नहीं, 5 मिनट उसे और खेल लेने दो। लेकिन अब इसमें हो क्या रहा है, जब हर जगह से बच्चे को अलग अलग इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं तो बच्चा कंफ्यूज होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, बच्चा फायदा उठाना सीखता है। जो मेरी बात मान रहा है मैं तो उसी के पास जाऊंगा अपनी रिक्वेस्ट लेके। तो मेरा सजेशन ये है कि जो भी रूल्स या बाउंड्रीज आप बच्चों के लिए बना रहे हैं उसमें सबसे पहले आपस में डिस्कस कर लें कि ये रूल्स रहेंगे और ये सब फॉलो करेंगे। ना बच्चे के सामने एक दूसरे को ब्लेम करें, ना किसी तरह की बहस में पड़ें, ना एक दूसरे के सामने अपनी अथॉरिटी दिखाएं। तो जब सब कुछ सही रहेगा, सब एक ही प्लेटफॉर्म पे रहेंगे, तो बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। अगर आज आप हर पेरेंट को पेरेंटिंग की सिर्फ एक सलाह देना चाहें तो वो क्या होगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों के साथ वक्त बिता लीजिए। हमें लगता है बच्चा अभी छोटा है, जर्नी बड़ी लंबी है, लेकिन यकीन मानिए पलक झपकते बीत जाती है। और एक बार बच्चे घर से बाहर निकल जाते हैं ना, तो फिर वो मेहमान बन के ही आते हैं। तो मेरा बस यही कहना है कि थोड़ा बहुत जो भी वक्त है पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ बिताएं, उन्हें हग करें, उन्हें गले लगा लें, उनका हाथ पकड़ें, उनके साथ वो समय बिता लें। एक बार बच्चा घर से निकला, चिड़िया उड़ी घोंसले से तो वापस जल्दी आती नहीं है। तो आप इतनी एक्सपर्ट पेरेंटिंग कोच भी हैं, तो घर में एज पेरेंट तो काफी आइडल माहौल रहता होगा। टचवुड, मेरा बेटा इस चीज़ की बहुत तारीफ करता है और कहता भी है कि मैं बड़ा फॉर्चुनेट हूँ माँ कि मैं आपके घर में पैदा हुआ। मेरे फ्रेंड्स मुझे जिस तरह के चैलेंजेस बताते हैं, तो मैं उनसे जब कहता हूँ कि मैंने ऐसा नहीं फेस किया, तो वो बहुत हैरान होते हैं। तो भगवान की कृपा है ये मैं कहूँगी।
बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके सोनिया जी। और एक लास्ट मैसेज चाहूँगी, क्योंकि आप जूट फॉर लाइफ सोशल के पॉडकास्ट पर हैं, तो एक पेरेंट और बच्चों दोनों के लिए मैसेज चाहूँगी आपको कि कैसे हम आने वाले समय में अपने दोनों लोग एक दूसरे को पर्यावरण के लिए कैसे एक दूसरे को मोटिवेट करें, प्लास्टिक का यूज़ कम से कम हो और जूट या कपड़ा ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो। अंजलि जी, जो आपका जूट फॉर लाइफ नाम जो है वही ये कहता है कि जूट जो है वो अच्छी जिंदगी के लिए, क्योंकि हम ये सब जानते हैं कि प्लास्टिक या पॉलिथीन किस तरह से हमारे पर्यावरण को खराब कर रहा है और ये आगे चल के हमारी जानों को ले रहा है। मैं कहूँगी एनिमल्स पे तो हम देख ही रहे हैं जिस तरह का असर डाल रहा है और ह्यूमंस पे भी। तो ये जो आपका एक मूवमेंट है, मैं कहूँगी जो आपने जो है पर्यावरण को बचाने के लिए जो इतनी बड़ी मुहिम चलाई है, मेरे ख्याल से स्कूल्स में बच्चों को ये चीज़ सिखानी चाहिए। मॉरल वैल्यूज़ में हम सिखाते भी हैं, एज अ प्रिंसिपल हम लोग करते भी थे ऐसा, लेकिन मैंने देखा है कि उस चीज़ पर कितना फोकस है, शायद फोकस की और ज़रूरत है जी। हम बात कर सकते हैं स्कूलों में इस तरह की एक वर्कशॉप हो सकती है जिसमें आप पेरेंट्स को एजुकेट कर सकती हैं कि किस तरह से घर में बच्चों से कौन सी छोटी छोटी चीज़ों को हम अवॉइड कर सकते हैं जिससे हम नेचर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। इनफैक्ट हमारे ऑडियंस को भी काफ़ी इंसाइटफुल बातों से रूबरू हुए होंगे वो, कि कैसे क्या हम अपने अंदर चेंजेस लाके अपने बच्चों को ना कि सक्सेसफुल बल्कि एक इमोशनली इंटेलिजेंट, स्ट्रॉन्ग और एक ओवरऑल जीनियस बना सकते हैं सिर्फ अपनी कुछ आदतों को चेंज करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी।